हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। आज हम लोग बात करेंगे सीडीएस 2022 एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि अभी से लगभग एक महीने की दूरी पर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें जो सब टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स, जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। ये एक पूरी सीरीज है जिसका सेक्शन 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें सीडीएस पेपर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस चाहिए, जिसमें कि तुम्हारी सीडीएस एग्जामिनेशन को निकालने में काफ़ी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि हम लोग अब इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ करने वाले हैं। बट अगर तुम इसे कमेंट करके बताओगे हमें, तो हम उसे प्रायोरिटी पे तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स, जो कि बात करता है इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में, ऐसी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में जो कि बहुत ही आसान है और सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछी जाती है, लेकिन इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कर्व है हमारा वह है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व डील करता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होता है, इस दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि महंगाई की जो दर है वो कितनी है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर है वो कितनी है। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है, जो कि फिलिप्स कर्व ने खींचा था या फिलिप्स ने खींचा था, और उसी की बेसिस पर इस कर्व को फिलिप्स कर्व कहा जाता है। तो अब इस कर्व से रिलेटेड तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो एलिमेंट है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम पाओगे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो एक एक्सिस पर है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूसरी एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस पर है। तो अब इस कर्व को अगर ध्यान से तुम देखो तो ये ओरिजिन के अगेंस्ट में क्या है, कॉन्वेक्स शेप का है। क्या किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है। ये भी तुमसे एक सवाल पूछा जा सकता है। अभी जब भी कभी कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल अपने आपस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कॉन्वेक्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, और जब भी कभी वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी ये जो कर्व है वो क्या समझाने या क्या बताने की कोशिश करता है उसको भी समझ लेते हैं। ये बताता है रिलेशनशिप इन्फ्लेशन के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में। तो अगर तुम इस कर्व को ध्यान से देखो तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा जो बेरोजगारी है वो घटती जाती है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व कह रहा है कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही छोटी अवधि में महंगाई और बेरोजगारी एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। अब ये जो लाइन है, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी वाली लाइन है, ये लाइन तुम्हें अलग अलग तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है कि बेरोजगारी के बारे में बताओ, और फिलिप्स कर्व्स के बारे में बताओ। फिलिप्स कर्व्स में अगर महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, या बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई घटती है। फिर इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट की, इसको शब्द में भी थोड़ा सा परिवर्तन करके कई बार क्वेश्चन बना देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जगह लिख देंगे कि एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है, ऐसा करके भी वो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को पूछने का फॉर्मेट है फिलिप्स कर्व से। There is a trade-off between inflation and unemployment, or Phillips curve is a tool to forecast what will happen to inflation when the unemployment rate falls. फिलिप्स कर्व एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये भविष्यवाणी या यानी कि ये चीज़ बताता है कि जो इन्फ्लेशन है और जो बेरोजगारी है, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फिलिप्स कर्व है, इसी से ऐसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कर्व है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो लॉरेंज कर्व। बेहद इंपॉर्टेंट कर्व है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। लॉरेंज कर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात करता है, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में कहें तो वेल्थ विद इन द पॉपुलेशन, यानी कि जो धन है, जो संपदा है, वो जनता के बीच में किस प्रकार से बटी हुई है, इसके बारे में ये बात करता है। कौन सा कर्व, लॉरेंज कर्व। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ। ठीक है। तो अब क्या चीज़ ये कहता है, इस ग्राफ को कैसे समझना है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, एक है क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द इनकम अर्नड, यानी कि जितना भी टोटल इनकम अर्नड किया है किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, उसको एक एक्सिस पे रख देते हैं। और क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, उनको हमने एक दूसरे कर्व यानी एक्स एक्सिस पे रख दिया है।
अब ये जो लाइन है, ये जिस लाइन को मैं अभी जिगजैग बना रहा हूँ, यानी कि 45 डिग्री की जो लाइन है, ये लाइन परफेक्ट इक्वलिटी लाइन है। यानी ये बताती है कि अगर इस लाइन पे कर्व आता है, यानी ये लाइन कर्व बनाती है, ये हमारा जो कर्व होता है वो इस लाइन पे अलाइनमेंट होता है, पूरी तरीके से कोइंसिडेंट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, यानी उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में या उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाता है? ये चीज़ कहलाती है लॉरेंज कर्व। लेकिन लॉरेंज कर्व जनरली 45 डिग्री के अलाइनमेंट में या उसके कोइंसिडेंस में नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो ये जाली जो लाइन में बना रहा हूँ, ये एक्चुअल कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये जो कर्व हमें देखने को मिल रहा है, ये अगर जो एरिया ए, ये एरिया ए, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अगर ए एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि ये इक्वलिटी की लाइन से काफ़ी दूर है, और जितनी ज़्यादा इस लाइन से दूरी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलेगी, और जितनी ही ज़्यादा हमें इसकी दूरी घटती हुई दिखाई पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमें क्या दिखाई पड़ेगी? इक्वलिटी दिखाई पड़ेगी। बात समझ में आ रही या नहीं? तो 45 डिग्री की जो लाइन है वो इसी प्रकार से ये बताती है लॉरेंज कर्व के बारे में कि लॉरेंज कर्व कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बीच में किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ए और बी का जो रिलेशन है वो बाई दो तरह का या टू डायमेंशनल डाटा हमें बता रहा है। यानी कि एक एंड पे गरीब है, दूसरे एंड पे अमीर है, और किस तरीके से मीटर कहाँ पे खिसक रहा है, इसी बेसिस पर हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरीके के अप्रोप्रिएट न होने की वजह से हम इसके साथ एक और वेरिएबल या इसका ही एक और कॉफिशिएंट निकालते हैं, जिसको गिनी कॉफिशिएंट कहते हैं। अभी गिनी कॉफिशिएंट क्या होता है? गिनी कॉफिशिएंट एक्चुअली एक बस सिंपल फार्मूला है। वो बात करता है एरिया ऑफ ए प्लस एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए का एरिया जो कुछ भी है, यानी कि ये सारा एरिया, मैं एक बार फिर से मार्क करता हूँ इसको ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो कार्व्ड सरफेस है, यानी कि पार्ट ऑफ सर्किल जिसको कह सकते हैं, तो वो एरिया, और उसके नीचे ए प्लस बी, यानी ये पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है और उसको नीचे रख दिया जाता है। नाउ अगर ये जो लाइन है, ये ए वाली जो लाइन है, अगर इसके साथ कोइंसिडेंट हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही बात या नहीं? या ए की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी कंप्लीटली, यानी टोटल जो वैल्यू है वो बी की हो जाएगी। अब ए की वैल्यू इसमें जीरो रखते हैं, यहाँ पे भी जीरो रखते हैं, प्लस बी रखते हैं, बी की वैल्यू टोटल हो गई है, यानी कि वो पूरे ट्रायंगल के बराबर हो गई है। अब चूंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो जीरो है, इसका मतलब कि गिनी कॉफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। अब इसी तरीके से अगर इसी कैलकुलेशन को एक बार ऐसे देखें कि जब जो ये ए जो कर्व है, यानी कि लॉरेंज कर्व है, ये कंप्लीटली बी का जो एरिया है वो जीरो हो गया है, यानी बी का एरिया जीरो हो गया है, बी का एरिया पूरी तरीके से नल एंड वाइड हो गया या खत्म हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में बी के एरिया को जीरो करके देखते हैं। तो ए के एरिया को ए लिख दिया, नीचे के एरिया को ए ही लिख दिया, और बी के एरिया को हमने जीरो कर दिया, जिसकी वैल्यू आई 1। और अगर इसको एक एक्सिस पर या स्केल पर प्लॉट करें तो 0 और 1 के बीच में गिनी कॉफिशिएंट की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। अब अगर जीरो होगा, यानी ए का एरिया जीरो होगा, इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है। वहीं पे अगर जो गिनी कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो इक्वालिटी है वो बहुत ही लो है या इनइक्वालिटी बहुत हाई है। इक्वालिटी को मैं यहाँ लो लिख रहा हूँ, पर तुम्हें ये समझना होगा कि अगर इनइक्वालिटी को हाई भी यहाँ पे बोले, यानी QUILITY, इनइक्वालिटी को काफ़ी हाई भी बोले, तो भी हमें क्या समझना होगा? हमें ये समझना होगा कि ये गिनी कॉफिशिएंट या लॉरेंज कर्व का जो बी एरिया है उसको ये जीरो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। और ये जो गिनी कॉफिशिएंट है वो हमेशा किसके किसके बीच में वेरी करता है? ये 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। द लॉरेंज कर्व शोज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंज कर्व किसके बारे में बात करता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। इट कैन बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन योर पेपर है, बट इट इज ऑकवर्ड टू कैरी अराउंड द 2 डायमेंशन, जो कि 2 डायमेंशन में कैरी करना काफी कठिन होता है, क्योंकि ये ए और बी दोनों को अलग अलग बताता है। द गिनी कॉफिशिएंट मेजर्स द एरिया हियर बाय इन ब्लू एंड ग्रे, यहाँ पे ब्लू और ग्रे में जो हमने अभी अभी कैलकुलेशन करी, बिटवीन अ परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री लाइन एंड द लॉरेंज कर्व। तो ये 45 डिग्री की लाइन और लॉरेंज कर्व 45 डिग्री की लाइन और लॉरेंज कर्व के बीच में जो एरिया है, उन सभी एरियाज के बेसिस पर गिनी कॉफिशिएंट को हम लोग निकालते हैं। गिनी गिव्स अस अ सिंगल नंबर। गिनी एक हमें सिंगल नंबर देता है विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्या चीज इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए? कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग पॉपुलेशन वो कितना अच्छा या बुरा है, यानी वो कितना इक्वल या
अनइक्वल है। अब लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के बीच में कुछ थोड़े डिफरेंस हैं, ये तुम्हें बस सुन लेना है, पर ये तुमसे हो सकता है कि एक्सट्रीम केस सिनारियो में तुमसे पूछ भी ले। लॉरेंज कर्व इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में वेल्थ या उसकी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है लॉरेंज कर्व, ठीक है। जबकि गिनी कोएफिशिएंट क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मेजरिंग द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी के बीच में जो डिग्री है वो हमें मेजर करके देता है गिनी कोएफिशिएंट। तो ये लॉरेंज कर्व की सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब आई होप कि तुम्हें लॉरेंज कर्व पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कुजनेट्स कर्व। Kuznets curve is a hypothetical curve that graph economic inequality against the income per capita over the course of economic development। जब भी कभी किसी देश में जो कि प्रिमिटिव से एडवांस स्टेज में जा रहा होता है या प्री इंडस्ट्रियल से एडवांस इंडस्ट्रियल या डेवलप्ड स्टेज में जा रहा होता है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि इनकम पर कैपिटा जो है वो शुरू में काफ़ी उसकी इनक्वालिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। इनकम पर कैपिटा जो है वो लगातार डिफरेंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसका ग्राफ देखोगे तुम तो पर कैपिटा इनकम इधर लिखा हुआ है और पर कैपिटा इनकम इनक्वालिटी जो है वो इधर इस वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। पहली चीज़ तो हमें यही याद रखनी है कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। तो पर कैपिटा इनकम एक्स एक्सिस पे है और वाई पे क्या है, इनकम इनइक्वालिटी। और दूसरी चीज़ हमें क्या ऑब्जर्व करनी है कि ये जो इनकम इनइक्वालिटी है वो विथ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। किस में, प्रिमिटिव इकोनॉमीज में या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर्स जो है वो ज़्यादा हावी रहता है। बट देयर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब तक कि ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी हावी रहता है। उसके बाद धीमे धीमे जैसे ही कोई कंट्री डेवलप्ड होनी शुरू हो जाती है, देन क्या होता है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वो ग्रेजुअली जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है उसको डिक्रीज करती है और लगभग एक पॉइंट पे जाकर के जीरो पे लेकर के आती है। अब हमें एक बात क्या ध्यान रखनी है कि ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, बिकॉज क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कर्व है तो इसको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी से जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी में जाते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है जो कि कुजनेट्स ने दिया था। दिस कर्व्स इज मीन टू इलस्ट्रेट इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स हाइपोथेसिस अबाउट द बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप ऑफ दीज टू वेरिएबल्स एज एन इकोनॉमी डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरली टू एडवांस समथिंग समथिंग, ऐसा करके हमने बता दिया अभी अभी बात, वो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है मार्केट फोर्सेस पहले इंक्रीज करते हैं। ना व्हाट इज मार्केट फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करें, फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करें, ये दोनों ही फैक्टर जो है वो मार्केट को पूरी तरीके से रूल कर रहे होते हैं। मार्केट को वन शॉट में हमें ये बात समझ लेनी है कि मार्केट को पूरी तरीके से रूल कौन कर रहा होता है शुरुआत में, फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, जिसको कि मार्केट फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। द ग्राफ इज प्रिज्यूम टू बी कोरिलेटेड विद टाइम, यानी कि ये जो ग्राफ है ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये टाइम के साथ कोरिलेट होकर के बना हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में तुम्हें टाइम का भी डिफरेंस ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे एक्सिस पे टाइम नहीं है, ठीक है। इस एक्सिस पे टाइम नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि ये टाइम से रिलेट करते हुए बना हुआ ग्राफ है, ठीक है। तो आई होप कि कुजनेट्स का भी समझ में आ गया होगा। बेहद ईजी है, तुमसे ग्राफ के एक्सिस के बारे में पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि कुजनेट्स कर्व्स किसके किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो तुम्हें याद रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व विच इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस कर्व्स, यानी कि अगर इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व के बारे में बात करें तो ये भी एक हाइपोथेसाइज्ड कर्व है और ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे देखने को यहाँ पे धीमे धीमे बढ़ रही है। प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा लो होती है, जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है उसमें थोड़ा सा क्वाइट हाई होती है, और पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में थोड़ी सी जो पर कैपिटा इनकम है वो लिटिल बिट डिक्रीज करती है, बट ग्रेजुअली यहाँ पे ग्राफ में तुम्हें जीरो तक भी देखने को मिलेगा, यानी जीरो से लेकर के जीरो तक का ये पूरा कर्व तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर जो वाई एक्सिस की बात करें तो हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। नाउ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो चीज़ होती है, यानी कि पेड़ पौधों का नष्ट होना, उनका खत्म होना, खराब होना,
ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाली चीज़ है, ये तुम्हें कब देखने को मिलेगी? ये प्री इंडस्ट्रियल के जो इकोनॉमिक स्टेज होती है उसमें तुम्हें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन धीमे धीमे ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कि तुम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुके होगे, यानी कोई कंट्री पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुकी होगी। उस पॉइंट के बाद उसमें जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो तेज़ी से हमें घटता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो इस तरह की इकोनॉमीज़ यूरोप में देखने को मिलती है, यानी कि ये पूरा कर्व जो है वो यूरोपियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है या उसको देख करके बनाया गया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस यूरोपियन इकोनॉमी कर्व इज़ इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर या इट इज़ अ फैक्ट एट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अलग अलग जगहों पे या दुनिया के अलग अलग देशों में ये कर्व फैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन दोनों के बीच में एक शुरू में तो पहले इंक्रीजिंग रिलेशनशिप होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है, और बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिलेशनशिप होती है वो डिक्रीज करती है, यानी इन्वर्सली रिलेशनशिप होती है आफ्टर ए स्वीट स्पॉट, या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसके बाद ये कर्व पूरी तरीके से या ये दो वेरिएबल्स पूरी तरीके से एक दूसरे के अपोजिट में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ द पॉल्यूशन इमिशन इंक्रीजेज एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी डिक्लाइंस। ये बात समझ में आ गई। द but beyond some level per capita income which will vary from different indicators the trend reverses so that at a high income levels इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो वो बात सारी बातें हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी, कोई पॉइंट छूटा नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कर्व इज लाफर कर्व। लाफर कर्व अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है लाफर कर्व का। इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो लाफर कर्व का जो कंसेप्ट है वो लाफर ने दिया था अपने जब उसने इकोनॉमिक स्टडी करी होगी तब की, लेकिन ये कर्व या ये जो थ्योरी है ये कौटिल्या की भी थ्योरी है। ये थ्योरी कौटिल्या ने भी यानी कि चाणक्य ने भी अपने टाइम पे दी थी। चाणक्य ने ये कहा था कि टैक्सेशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी राजा की वो ऐसी होनी चाहिए कि टैक्स लोग देने का साहस भी जुटा सकें, यानी कि उनके पास ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए, उनके पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसा टैक्स का रेट होना चाहिए जिससे कि लोग उस टैक्स को पेमेंट कर भी पाएं, और लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर भी करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। तो लाफर कर्व इसी के बारे में बात करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। देखो, लाफर कर्व दो वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। पहला जो वेरिएबल तुम्हें ग्राफ में दिख रहा है वो है टैक्स रेट, और दूसरा है टैक्स रेवेन्यू। अब ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू किसके बेसिस पे है या किसके रेफरेंस से लिया जा रहा है? गवर्नमेंट के रेफरेंस से अगर तुम देखोगे कि टैक्स रेट कितना लगाएं जिससे कि टैक्स रेवेन्यू जो है हमारा मैक्सिमम ऑब्टेन हो, तो ये जो लाफर कर्व है ये बताता है कि जब तुम टैक्स रेट जो है उसको जब तुम जीरो से धीमे धीमे बढ़ाना शुरू करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हारे पास जहां पे कि तुम्हारा टैक्स का रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये टैक्स का जो रेवेन्यू है वो क्या है? मैक्सिमम होगा। वो कौन सा टैक्स रेट होगा वो तुम्हें यानी हर इकोनॉमी में एक राजा को या जो गवर्नमेंट है उसको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट यानी कि उस परसेंटेज पे किसी की इनकम से टैक्स लेना जिस पे कि जो इनकम उसे मिली हुई है उसी इनकम पे वो टैक्स रेट दिया जाता है, यानी कि उस परसेंटेज का डिड्यूस करके वो गवर्नमेंट के पास जमा करता है, और जो भी कुछ टोटल रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास उसको टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में ग्राफ है। ये तो पहली चीज़ हमने समझ ली। दूसरी बात हमने ये समझ ली कि जैसे जैसे टैक्स रेट हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेवेन्यू थोड़े दिनों तक तो इंक्रीज करता है या थोड़े परसेंटेज तक तो इंक्रीज करता है, बट आफ्टर ए स्वीट स्पॉट या आफ्टर ए टर्निंग पॉइंट वो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज करने लगता है। ये कुछ वैसे ही बात हो गई जैसे कि तुम इमेजिन करो कि अगर किसी ऐसे वेटर हो जो कि कोई रेस्तरां में काम कर रहा हो और उसकी जो टोटल सैलरी यानी 100% सैलरी है वो उसे इनकम टैक्स के फॉर्मेट में देना पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास कोई ऐसा इंस्पिरेशन होगा जिसकी वजह से वो काम करे। भाई उसको इनकम मिलती है, इसी वजह से वो इंस्पायर्ड होकर के या उससे मोटिवेट होकर के वो काम करता है। लेकिन अगर उसकी पूरी पूरी सैलरी ही सरकार ले ले यानी 100% टैक्सेशन हो जाए तो वैसी सिचुएशन में उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल ही काम करना नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से टैक्स रेट 100% बिल्कुल गलत है, टैक्स रेट 0 भी बिल्कुल गलत है। टैक्स रेट का एक स्वीट स्पॉट होता है जिसको गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है, और उससे पहले की जो रेंजेस होती हैं यानी स्वीट स्पॉट से जो पहले की रेंजेस होती हैं टैक्स रेट की जो परसेंटेज होते हैं
उसको नॉर्मल या नॉर्मल रेंज कहा जाता है, जहाँ पे कि टैक्स रेट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उस स्वीट स्पॉट या उस पर्टिकुलर परसेंटेज से जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं टैक्स रेट को, तो वैसे ही हम ये देखते हैं कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो तेजी से स्टीपली फॉल करता है। यही चीज़ लाफर कर्व अपने जो ग्राफ है उसके बारे में बताती है। तो एक बार इसको देख लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में कि क्या ये कह रहा है। द थ्योरी डेवलप्ड बाय द सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट आर्थर लाफर, जो सप्लाई साइड के इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था आर्थर लाफर, उन्होंने ही ये थ्योरी डेवलप करी। ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, इस बात का भी ध्यान रखना। अ थ्योरी ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स, एक थ्योरी ग्राफ जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, दो वेरिएबल जो कि मैंने तुम्हें बताया कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक है टैक्स रेट और दूसरा है टैक्स रेवेन्यू, और किसके पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। हाई टैक्स रेट रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू इंगेज इन द प्रोडक्टिव बिहेवियर, यानी कि जो मैंने बताया कि 100% टैक्स रेट अगर जो किसी रेस्तरां के बार जो स्टीवर्ड है यानी कि जो उसका स्टाफ है उसको अगर जो मिल जाए तो वो उसको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी कि जिसकी वजह से वो काम करें। मीनिंग लेस वर्क, सेविंग इनकम और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी भी जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। द इंक्रीज ऑफ टैक्स रेवेन्यू कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ द टैक्स बर्डन, जैसे ही टैक्स बर्डन जो है रिड्यूस किया जाता है वैसे ही टैक्स रेवेन्यू जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। इट मीन्स लेस स्टेबल, लेस टैक्सेबल इनकम, तो बहुत ही ज़्यादा अगर जो डिक्रीज कर दिया तो जो टैक्सेबल इनकम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पॉलिसी चेंज ऑन द टैक्स रेवेन्यू विच इफेक्ट डोमिनेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टैक्सेबल इनकम, जैसे जैसे जो टैक्सेबल इनकम का जो रेट है यानी कि जो परसेंटेज है जो टैक्स रेट में यहाँ पे तुम्हें एक्स एक्सिस पे देखने को मिल रहा है, वो जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे ही टैक्स रेवेन्यू भी जो है वो चेंज होता है, और उस तरह से चेंज होता है जिस तरीके से लाफर कर्व ने हमें बताया। ठीक है, तो ये भी चीज़ आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनडिफरेंस कर्व। ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स जो कि डिफेंस मेनिया पे CDS का कोर्स लिए होंगे उनको डेफिनेटली ये बात मैंने बता दी होगी जूम के लेक्चर्स में कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। नाउ इनडिफरेंस कर्व बेसिकली बात करता है किसी दो गुड्स के या कि किसी दो क्वांटिटी के बीच में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मान लो लेट सपोज करो कि एक्स और वाई जो है वो दो क्वांटिटी है, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन जो है वो किसी व्यक्ति का इसको लेकर के अलग तरीके से होता है। कैसे कि जैसे उसको x की जो क्वांटिटी है वो मान लो 10, ऐसा समझ लेते हैं कि x जो है वो बनाना है और y जो है वो एप्पल है, तो 10 बनाना 5 एप्पल ऐसा करके भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हमें देखने को मिलता है। 5 बनाना और 10 एप्पल भी देखें अगर जो या किसी व्यक्ति को दें तो भी उसे फुल सेटिस्फेक्शन होता है। 7 बनानाज और 12 एप्पल दें तो भी उसे सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कर्व है ये कर्व किसी दो क्वांटिटी के बीच में जो वेरिएबल्स हैं या इनका जो प्लस यानी कि x प्लस वाई का ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस जैसा कि वर्ड से ही पता है किसी दो के बीच में जब डिफरेंस न हो, यानी कि डिफरेंस न होना ही इनडिफरेंस है। और किसके किसके बीच में डिफरेंस नहीं है, तो एक्स और वाई के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एप्पल और सेब दोनों हैं फ्रूट ही तो, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है अलग अलग वैल्यूज़ पे। तो अब यही जो अंडरस्टैंडिंग है इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं। अ मॉडल दैट compares the demand for goods with respect to the demand for any other goods, जो कि any other goods का मतलब क्या हो गया कि इसी तरह का कोई दूसरा गुड्स है उसके कंपैरिजन में जो है दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, इसी के बारे में इनडिफरेंस का बात करता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, जैसा कि मैंने बताया, दैट यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या उनकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उनकी अगर इसको सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी भी लिख देते हैं कई बार, तो यूटिलिटी हो या सेटिस्फेक्शन हो वो दोनों चीज़ें अगर हमें किसी दो चीज़ों को लेकर के सेम मिलती है तो क्या कहलाती है, इनडिफरेंस कर्व पे उसको खींचा जा सकता है। इनडिफरेंस कर्व्स आर निगेटिवली स्लोप्ड, ये जो कर्व होते हैं वो निगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिन के बेसिस पर ये कॉन्वेक्स होते हैं, पहली चीज़ ये कॉन्वेक्स होते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक्स है, एक एक्सिस पे एक्स है दूसरे एक्सिस पे वाई है, तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसा हमें देखने को मिलता है, विच इज़ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखो क्लॉथिंग के बारे में और फूड के बारे में, इन दोनों के बारे में ही जो ग्राफ है वो दिया गया है। तो यानी कि थोड़ी क्लॉथिंग और थोड़ी फूड का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे कॉम्बिनेशन पे लोग सेटिस्फाई होते हैं, उसका ग्राफ अगर खींचा गया तो वो हमें ग्राफ देखने को मिलता है कि
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इस तरह के कई सारे दो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन में ग्राफ खींचे गए तो वैसी चीज़ों को कहते हैं इंडिफरेंस मैप। यानी कि एक ग्राफ खींचा गया, फिर दूसरा खींचा गया, फिर तीसरा खींचा गया, अब ये तीनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में दिखाया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मैप। ठीक है। अच्छा, ये कभी भी जो ग्राफ हैं ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये कभी भी ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करते, यानी ऐसा और ऐसा ये तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि तुम्हें किसी दो ग्राफ को कट, कोई दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हो। इंडिफरेंस कर्व नेवर कट्स ईच अदर। और इसमें जो सबसे ऊपर वाला कर्व होता है, यानी जो IC3 है, वो सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता है। यानी कि IC3 जो है यहाँ पे हमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन या हाईएस्ट कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन दे रहा है। द इंडिफरेंस कर्व्स मस्ट स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि मैंने बता दिया कि भाई ये कॉन्वेक्स बनाता है, लेफ्ट टू राइट के शेप में जो है वो स्लोप ही रहता है। एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ द एक्स कमोडिटी, he has to give up the certain units of y commodity in order to maintain the same level of satisfaction। ठीक है, तो ये बात हमने बता दी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और किस तरीके से वो खींचा जाता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ये तुमसे सीधा पूछा गया हो, ये पूछा हुआ सवाल है CDS में, तो मेक श्योर कि तुम्हारे दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाए। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, किस तरीके से इसको डील किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कर्व विच इज वी शेप्ड कर्व। अभी वी शेप्ड कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? वी शेप्ड कर्व देखो अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से कोविड आया है उसके बाद से वी शेप्ड कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और अभी तो CAPF के एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो CAPF के एग्जाम में पूछ लेगा तो ये ऑटोमेटिकली CDS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज वी शेप्ड कर्व? तो एक जो कंसेप्ट है इसका वो मैं तुम्हें समझा देता हूं ताकि तुम्हें बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बात ये थी कि जैसे जैसे दुनिया में कोविड आया वैसे वैसे हर देश की इकॉनमी जो है स्लम्प करी, यानी कि सिकुड़ गई, श्रिंक कर गई। अब ऐसे में इकॉनमी के कई सारे सेक्टर्स जो कि बहुत ही तेज़ी से बैठ जाते हैं, जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से बैठ गया कई देशों में। फिर दूसरे कई देशों में जो है वो दूसरे जो ऑनलाइन है वो काफ़ी बूम पे चला गया। जो कई सारे ऑफलाइन के हमारे धंधे थे वो सारे बंद होने लगे धीमे धीमे। तो ये कहा गया कि कई लोगों ने कहा कि भारत की जो रिकवरी होगी, यानी कि पोस्ट कोविड की जो रिकवरी होगी वो ऐसी होगी कि कुछ सेक्टर्स तो डूब गए और कुछ सेक्टर्स जो है वो उभर गए, और वही जो है वो के कर्व ऐसा कुछ के बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ के बनाएंगे जो कि इकोनॉमिक रिकवरी और जो सेक्टर डूब गए उन दोनों के बीच में ग्राफ होगा, ऐसा के जैसा कुछ बनाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, उसने ये कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ ऐसा होगा कि सारे सेक्टर्स जो है कोविड की वजह से डूबेंगे और एक बार वो फिर से उभरेंगे और फिर से वापस से हमारी जो इकॉनमी है वो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, विच इज़ अ शेप ऑफ वी। तो ये जो वी शेप का कर्व है इसी को वी शेप्ड कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये वी शेप्ड कर्व हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। 1952 और 53 के आसपास भी हमें ये देखने को मिला था इंडिया में, और कई बार अमेरिका के देशों में भी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, उसके बाद में और दूसरे टाइम पे भी हमें जो वी शेप्ड रिकवरी है या वी शेप्ड का जो ग्राफ है वो हमें देखने को मिलता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये वी शेप्ड का ग्राफ किन दो चीज़ों के बीच में है? तो जो GDP का रेट है एक तरफ और जो परसेंटेज ऑफ चेंज इन रियल GDP है वो दोनों के बीच में जो है टाइम और जो परसेंटेज ऑफ चेंज इन रियल GDP, इन दोनों के बीच का कर्व होता है। इन केस यहाँ पे GDP भी लिखा हो देन यू कंसीडर कि हाँ ये सही है। ठीक है, रियल GDP ही पे ही मत जाना। अगर GDP भी तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए तो तुम GDP और टाइम ऐसा देख करके, या क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है किसी कंपनी की या किसी देश की, उसको देख करके तुम कंसिडर कर लेना कि ये GDP और टाइम के बीच में खींचा हुआ ग्राफ होता है। अ वी शेप्ड रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड सस्टेनेबल रिकवरी इन द मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन। जैसे ही शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है उसके बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी की परफॉर्मेंस होती है उसमें हमें वी कर्व देखने को मिलता है। द इकोनॉमिक सर्वे 2021 प्रिडिक्ट्स अ वी शेप्ड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। कोरोना के बाद यानी पोस्ट पैंडेमिक जो रिकवरी होने वाली है उसका जो शेप होगा वो वी शेप्ड होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने 2021 में बोला, और ये CAPF में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ आज के लिए बस इतना ही। इनकेस तुम्हें कोई वीडियो, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, इनकेस तुम्हें कोई भी वीडियो चाहिए जो कि तुम्हारी CDS की प्रिपरेशन से रिलेटेड हेल्प कर सकती है, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखो या डिफेंस मीडिया के ऑफिशियल जो व्हाट्सएप चैट है उसमें डालो। और थैंक यू वेरी मच, और आई एम वेरी श्योर कि बाय।